वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं स्टडी बेसिक पाजल। तो आज भी और हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ काउ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल रोल प्ले करता है एनिमल रिप्रोडक्शन में, थीरियोजेनोलॉजी में एंड गायनेकोलॉजी में। और नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बेस पर ही हम प्रेगनेंसी डायग्नोज करते हैं एंड कर सकते हैं, या कोई भी रिप्रोडक्टिव डिजीज़ वगैरह हम डायग्नोज कर सकते हैं रेक्टल पैल्पेशन के ज़रिए से। तो सबसे पहले आ जाते हैं के पार्ट कितने हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहले इसमें आ जाती है पेल्विक या पेल्विक गर्डल आ जाती है। दूसरी है आर्टिकुलेशन ऑफ पेल्विक्स के पेल्विक के जो गर्डल है उसकी आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट आ जाता है लिगामेंट ऑफ पेल्विक्स और फोर्थ है पेल्विक्स नर्व एंड फिफ्थ पार्ट आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं पेल्विक्स को। तो पेल्विक क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। जैसे कि यहाँ पर आपको पेल्विक गर्डर की आपको पिक्चर नज़र आ रही है। तो पार्चुरेशन में क्या होता है, तो ये पेल्विक गर्डर के जो रीजन है ये पेल्विक कैविटी है, यहाँ से पार्चुरेशन के दौरान फीटस क्या होता है बॉडी से फीमेल काउ की या फीमेल एनिमल के बॉडी से बाहर आता है। तो इसके बाद साथ क्या है, ये यहाँ पर पेल्विक में क्या है, वल्वा अटैच होता है टू द पेल्विक टू सपोर्ट द वेजाइना। तो वल्वा जो ना पेल्विक गर्डर के साथ अटैच होगा और वो सपोर्ट करेगा कौन से अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जैसे कि वेजाइना सर्विस यूट्रस को, कि वो बॉडी के अंदर होल्ड ऑन रहे ड्यूरिंग पार्ट। और इसके साथ क्या है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट में हेल्प करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन के टाइम पर। तो ये क्या है, ये बनी हुई जो हम अभी पेल्विक गर्डर की बात करें तो ये किस चीज़ से बनी हुई होगी या किन बोन की अटैचमेंट के साथ, इसके अंदर कौन कौन सी बोन होंगी। तो इसमें सैक्रम होगी, 2 से 3 कॉक्सीजियल बोन होगी और ऑक्सकॉक्सी। ये आपको जो बोन नज़र आ रही है ऑक्सकॉक्सी इसको हम कहते हैं। सबसे पहले आ जाता है सैक्रम। सैक्रम क्या है, ये यानी कि वर्टेब्रल कॉलम का हिस्सा है। ये यहाँ पर ये जो आपको इलियम बोन नज़र आ रही है यहाँ पर ये सैक्रम अटैच होती है। तो इसमें क्या है, 5 वर्टेब्री होती है काउ के अंदर। तो सैक्रम जो ग्रेनली आर्टिकुलेट करेगी किसके साथ, लंबर वर्टेब्री के साथ, और कॉर्डली आर्टिकुलेट करेगी कॉक्सीजिया वर्टेब्री के साथ। और जो सैक्रम का वेंट्रल सरफेस है वो कौन सा सरफेस, यहाँ पर जो इसका सैक्रम का सरफेस आएगा वो कौन कैसा होगा, स्मूथ होगा। और डोर्सल सरफेस पर क्या होगा, सैक्रम स्पाइन होगा। और उसके जो विंग है वो आर्टिकुलेट करेंगे विद इलियम। जो विंग है सैक्रम के वो यहाँ इलियम, ये इलियम बोन है यहाँ तक आपकी, तो इलियम बोन के साथ क्या करेगी, आर्टिकुलेट करेंगे। क्या आर्टिकुलेट करें, विंग ऑफ सैक्रम। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑक्सकॉक्सी 3 बोन के फ्यूजन से बनी हुई होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इलियम, इस्चियम और प्यूबिक्स। इन 3 की यानी कि फ्यूजन के साथ ये बनी हुई होती है, कौन सी, ऑक्सकॉक्सी बनी हुई होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकुलेशन ऑफ पेल्विक्स। सबसे पहले जो पेल्विक्स में आर्टिकुलेशन है सैक्रोकॉक्सिजियल आर्टिकुलेशन। तो सैक्रोकॉक्सिजियल आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ पर जो सैक्रम बोन नज़र आ रही है ये आर्टिकुलेट करेगी कॉर्डल वर्टेब्री के साथ या कॉक्सिजियल वर्टेब्री के साथ। तो इसको हम इस जॉइंट को क्या कहेंगे और इस आर्टिकुलेशन को हम क्या कहेंगे, सैक्रोकॉक्सिजियल आर्टिकुलेशन। उसके बाद आ जाती है दूसरे हमारे पास है लंबर, सैक्रो लंबर आर्टिकुलेशन। तो सैक्रल लंबर में क्या है, यहाँ पर आपको ये लंबर वर्टेब्री नज़र आ रही है। लंबर वर्टेब्री और सैक्रम के दरमियान जो आर्टिकुलेशन होगी इसको कहेंगे सैक्रो लंबर आर्टिकुलेशन। इसके बाद आ जाती है राइट सैक्रो इलियक आर्टिकुलेशन और लेफ्ट सैक्रो इलियक आर्टिकुलेशन। जो ये सैक्रम बोन है, सैक्रम बोन की जो राइट विंग है वो आर्टिकुलेट करेगी इलियम के साथ। तो ये क्या है, राइट इलियम के साथ आर्टिकुलेट करेगी, तो इसको राइट इलियम सैक्रो इलियम आर्टिकुलेशन कहेंगे। लेफ्ट के साथ आर्टिकुलेट करेंगे तो लेफ्ट सैक्रो इलियम आर्टिकुलेशन कहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिक्स। सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिक्स यहाँ आपको नज़र नहीं आएगी, तो हम क्या करते हैं, आपको नेक्स्ट पिक्चर में सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिक्स और सिम्फाइसिस जॉइंट ऑफ इस्टियम हम डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये एक ऑक्सकॉक्सी नज़र आ रही है। तो ये ऑक्सकॉक्सी की कौन सी बोन है, प्यूबिक्स। ये राइट प्यूबिक्स, ये लेफ्ट प्यूबिक्स। तो ये प्यूबिक्स यहाँ पर आपस में जॉइंट बनाया हुआ है, जुड़ी हुई है। तो इस जॉइंट को हम क्या कहेंगे, सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिक्स कहेंगे। और यहाँ पर आपको ये राइट और लेफ्ट इस्टियम पॉइंट नज़र आ रही है। तो इस्टियम के जो जॉइंट बनाएंगे इसको हम क्या, कौन सा जॉइंट का नाम देंगे, सिम्फाइसिस ऑफ इस्टियम को जॉइंट देंगे। यहाँ पर जैसे कि ये सिम्फाइसिस ऑफ इस्टियम है और ये सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिक। तो इन जॉइंट का यहाँ पढ़ने की वजह क्या है, इन जॉइंट का हम इसलिए यहाँ पढ़ते हैं क्योंकि ड्यूरिंग पार्चुरेशन ये सूचर जॉइंट होते हैं, इनको हम सूचर जॉइंट कहते हैं। ड्यूरिंग पार्चुरेशन ये जॉइंट थोड़े से खुल जाते हैं या लूज हो जाते हैं और डिलीवरी में हेल्प करते हैं ताकि डिलीवरी उनके फीटस की डिलीवरी ईजिली हो सके।
और ये सारे जॉइंट किसके बिना पर खुलते हैं या इसके इनके पीछे किसका रोल होता है, इनके पीछे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो इन जॉइंट्स को ओपन करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर 3 किस्म के लिगामेंट है। डोर्सोसार्कोइलियक लिगामेंट, डोर्सोसार्कोइलियक लिगामेंट कहाँ से आपका अटैच होगा, ये जो ट्यूबर सैक्रम आपको नजर आएगी यहाँ से, और ये स्पाइन ऑफ सैक्रम के साथ अटैच होगी। इसी तरह है सार्कोशिएटिक लिगामेंट। सार्कोशिएटिक लिगामेंट जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये कहाँ है से सैक्रम पॉइंट से इसकी ओरिजिनेशन होगी और नीचे शिएटिक नर्व के शिएटिक स्पाइन पर जाकर अटैचमेंट होगी। और ये क्या करेगी, पेल्विक कैविटी को लेटरल वॉल और पेल्विक कैविटी को कवर करेगी बिहाइंड एंड बिटवीन सैक्रम और ऑक्सकॉक्सी के बीच में। एंड ये क्या है, सैक्रम स्पाइन तक और स्टिएटिक ट्यूबरकल तक, ये जो आपको नज़र आ रही है ये सैक्रल स्पाइन हो गया, एशियाटिक स्पाइन हो गया, एशियाटिक स्पाइन हो गया और एशियाटिक ट्यूबरकल हो गया। और ये यहाँ से सैक्रल स्पाइन से लेकर शियाटिक ट्यूबरकल और शियाटिक स्पाइन तक एक्सटेंड होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं कि सार्कोप्यूबिक्स और सार्कोइलियक, ये क्या है, ये 2 एंगल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं या क्रिटिकल इंपॉर्टेंट हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फीटस या इंसेमिनेशन के लिए। हम इन चीज़ों को देखते हैं कि एक हमारे पास कोई भी लोकल ब्रीड की काऊ है, उनके अंदर जो सार्कोप्यूबिक्स जो गैप है या लेंथ है वो 7.5 से लेकर 9.5 है, और दूसरी क्या है बाई एलियक लेंथ होगी। तो सार्कोप्यूबिक लेंथ कौन सी होती है, यहाँ जो सैक्रम बोन से लेकर यहाँ प्यूबिक्स तक ये जो लेंथ है इसको हम क्या कहेंगे, सार्कोप्यूबिक्स लेंथ। और 2 एलियम के बीच में जो ये डिफरेंस या लेंथ आ रही है या डिस्टेंस आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, बाई एलियक लेंथ। ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इंसेमिनेशन के दौरान। कैसे कि जैसे कि अगर हम अपनी कोई लोकल ब्रीड उठाएं उसमें ये गैप कम हो और उसमें हम इंसेमिनेशन कर देते हैं, कौन सी फ्रीजन की फ्रीजन से इंसेमिनेट कर देते हैं या कोई और सीमेन हम उसके अंदर डिपॉजिट कर देते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ठहर जाती है। लेकिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन जो फीटस का साइज होगा, अगर फीटस का साइज इस बाई एलियक डिस्टेंस से ज़्यादा हो या सार्कोप्यूबिक डिस्टेंस से ज़्यादा हो तो प्रेगनेंसी में जो पार्चुरेशन में डिफ़िकल्टी आ सकती है, जिसकी पार्चुरेशन में डिफ़िकल्टी आएगी। तो पार्चुरेशन में जब डिफ़िकल्टी आएगी डिस्टोकिया केस कॉज हो जाएगा, डिस्टोकिया होगा तो एनिमल हमारा स्ट्रेस में जा सकता है और डिलीवरी के नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो फिर हमें क्या सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी है और डिफ़िकल्ट भी है और एनिमल के सर्वाइवल रेट उसमें कम हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं पेल्विक्स नर्व। तो पेल्विक्स नर्व में सबसे पहले आ जाती है और ऑब्चुरेटर नर्व। ऑब्चुरेटर नर्व क्या है, यहाँ ऑब्चुरेटर फोरामेन से नीचे की तरफ जाएगी। ये कहाँ से हमें ऑब्चुरेटर नर्व कहाँ से निकलेगी, ऑब्चुरेटर नर्व यहाँ से वर्टेब्री से निकलेगी, सैक्रम वर्टेब्री से, और नीचे की तरफ ये एक्सटेंड हो जाएगी और ये ऑब्चुरेटर फोरामेन की तरफ जाएगी। और ये ऑब्चुरेटर नर्व के बाद आ जाती है क्रीनियल ग्लूटल नर्व। जैसे कि यहाँ हमें पता है ग्लूटल मसल्स होते हैं तो यहाँ पर ग्लूटल नर्व भी आपको मिलेगी और ग्लूटल आर्टरियोवेन भी मिलेगी। तो क्रीनियल ग्लूटल नर्व जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये जो ब्रांच है ये ग्लूटल नर्व की ब्रांच है जो कौन से मसल को सप्लाई होगी, ग्लूटल मसल को। तो यहाँ पर इसके ब्रांच मेन जो एशियाटिक मेन जो आपको ये नर्व नज़र आ रही है वहाँ से क्रीनियल एक ब्रांच निकलेगी नर्व की जिसको हम कहते हैं क्रीनियल ग्लूटल नर्व, और इसी तरह कॉर्डल ग्लूटल नर्व। इसके बाद आ जाती है शियाटिक नर्व। तो शियाटिक नर्व क्या है, ये हाइंड लिम्ब को सप्लाई होती है और हाइंड लिम्ब की इनके पेरिफेरल नर्व में आ जाती है। और प्यूडेंटल नर्व, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्यूटेनियस ब्रांच और प्यूडेंटल नर्व नज़र आ रही और सार्कोशिएटिक लिगामेंट के पीछे ये सारे नर्व हैं। तो इन नर्व को यहाँ पढ़ने का मकसद क्या है कि यहाँ इन नर्व को हम इसलिए पढ़ते हैं जब एनिमल के अंदर डिस्ट्रोकिया केस कॉल हो जाता है, डिस्ट्रोकिया हो जाती है, तो उसमें क्या है कि बाज़ औक़ात जो अच्छे प्रैक्टिशनर नहीं होते या ऐसे लोग जो यानी कि एनिमल के पोजीशन को जानते हुए, फीटस की पोजीशन को जानते हुए एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करके नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते हैं, तो उनके नतीजे में ये नर्व डैमेज हो सकती है। इन नर्व के डैमेज होने की वजह से जो हाइंड क्वार्टर है या हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब की पैरालिसिस हो जाती है। तो इन नर्व का यहाँ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें इन नर्व की लोकेशन के बारे में पता होगा, इनकी सेंसिटिविटी के बारे में पता होगा,
इनकी सप्लाई के बारे में पता होगा तो हम डिस्ट्रोफिया केस या कोई भी ऐसी कंडीशन जब एनिमल में ड्यूरिंग पार्चुरेशन कॉज होती है तो हम एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई करके इन नर्व को डैमेज नहीं करेंगे। तो ये नर्व अगर डैमेज हो जाए एक दफ़ा तो फिर नर्व, जैसे कि आपको पता है, नर्व टिश्यू ऐसे हैं जो रिसाइकल या रीजनरेट नहीं होते। तो ये एक बार अगर डैमेज हो गए तो एनिमल थ्रू आउट द लाइफ के लिए, अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, उसकी जो हाइंड लिम्ब या हाइंड क्वार्टर में क्या है, पैरालिसिस हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये जैसे कि क्रीनियल ग्लूटन नर्व भी नज़र आ रही है, कॉर्डल ग्लूटन नर्व है, सिएटिक नर्व भी आपको नज़र आ रही है, लेज़र सिएटिक फोरामेन के साथ यहाँ पर जो ना आपको सिएटिक नर्व यहाँ पर आपको मिल रही है, सिएटिक नर्व है। तो इन नर्व का बड़ा ख्याल रखा जाता है पार्चुरेशन के दौरान। जब डिस्ट्रोफिया केस कॉज हो जाए तो इन नर्व की, अगर आपको लोकेशन और पोजीशन के बारे में पता है, फंक्शन के बारे में पता है, तो आप कोशिश करेंगे कि ये नर्व एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई करके डैमेज ना की जाए, क्योंकि एनिमल पैरालिसिस हो सकती है एनिमल को। इसके बाद हम आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले आ जाते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो पोर्शन होता है जो हमें नेकेड आई से एनिमल की बैक साइड या क्वार्टर साइड पर नज़र आ रहा होता है। जैसे कि ये वल्वा है, ये राइट वल्वल लिप्स है और ये लेफ्ट वल्वल लिप्स है। तो यहाँ पर दूसरा पोर्शन क्या वल्वा है, ये वल्वा भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है। तो राइट और लेफ्ट वल्वा जो लिप्स हैं या वल्वा लिबिया उसको कहते हैं। ये दो जॉइंट बनाएंगी, डोर्सल जो रेक्टम की तरफ जॉइंट यानी कि फ्यूजन इनकी होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, डोर्सल कमेंचर। और जो वेंट्रल नीचे की तरफ बनाएंगे इसको हम क्या कहेंगे, वेंट्रल कमेंचर। इसके बाद हम आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास। तो ये आपको जो नज़र आ रही है ये एक क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फीमेल काऊ के। तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है, ये क्या है, ये वेजाइना है। वेजाइना जो वल्वा के बाद आपको दूसरा पोर्शन नज़र आएगा, जैसे कि यहाँ लास्ट पिक्चर में हमने दिखा है। एक्सटर्नल पोर्शन कौन सा है, वल्वा है। वल्वा के जो इनसाइड बॉडी के अंदर लोकेट होगी क्या होगी, वेजाइना। तो वेजाइना में क्या है, नॉर्मल जो मेटिंग के दौरान सीमेन डिपॉजिट, जो बुल सीमेन डिपॉजिट करता है वो कहाँ, वेजाइना में डिपॉजिट करता है। वेजाइना की वॉल्स कैसी होंगी, थोड़ी सी थिन होगी। और ये फर्स्ट ऑर्गन होगा जो आपको रेक्टल परफेशन के ज़रिए से फील होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे ऑर्गन पर। यहाँ पर जैसे कि ये है सर्विक्स। सर्विक्स में जो काऊ के अंदर 3 to 5 वर्टिकल एंगुलर रिंग्स होती है, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रही है 1 2 3। तो ये एंगुलर रिंग होगी, ये थोड़ी हार्ड आपको फील होंगी जब रेक्टम परफेशन हम करते हैं सीमेन डिपोजिशन के लिए या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। तो ये हमें कैसे फील होगी, हार्ड ग्रिफ्टी टाइप थोड़ी फील होगी। उसके बाद हम तीसरे पोर्शन पर आ जाते हैं। तो तीसरा पोर्शन क्या है, यूट्रस। ये आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ से लेकर ये पोर्शन क्या है, यूट्रस है, या इसको यूट्राइन बॉडी कहते हैं, मेन यूट्राइन बॉडी। तो नेक्स्ट सर्विस से नेक्स्ट जो ऑर्गन आ गया यूट्राइन बॉडी। तो काऊ के अंदर फिर क्या है, यूट्राइन बॉडी डिवाइड होती है दो हॉर्न्स में, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है कौन से, यूट्राइन हॉर्न्स। ये राइट यूट्राइन हॉर्न हो जाएगा, ये लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न। और जो दो यूट्राइन हॉर्न को आपस में जोड़े हुए हैं उस लिगामेंट को हम क्या कहते हैं, इंटरकॉर्नियल लिगामेंट। इंटरकॉर्नियल लिगामेंट। यूट्राइन हॉर्न के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन या आता है उसमें हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट। ये क्या ओविडक्ट है, ओविडक्ट का फंक्शन क्या होता है, वो ओवरी से एग को लेकर यूट्राइन एग को, जो ओवरी के अंदर एग यानी कि जब कार्पस ल्यूटियम यानी कि मेच्योर हो जाता है, ग्राफ्टिन फोलिकल जब मेच्योर होता है, एग रिलीज करता है, तो वो कहाँ आता है, ओविडक्ट में आता है। और ओविडक्ट से फिर एग होता हुआ कहाँ जाएगा, ये यूट्राइन हॉर्न में जाएगा। इसके बाद हम दूसरा जो आगे वाला ऑर्गन है वो क्या है, ओवरी है। यहाँ पर ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है यहाँ आपको, ये क्या है, ये ओवरी है। ओवरी क्या होगी, ओवल शेप होगी। ये राइट ओवरी भी होगी और लेफ्ट भी ओवरी होगी। ओवरी के बाद जो आगे आ जाता है ये ऑर्गन आपको नज़र आ रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर बना हुआ है। ये कॉर्पस ल्यूटियम नॉन प्रेग्नेंट यानी प्रेग्नेंट जो काऊ है वहाँ से ली गई है। तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम आपको नज़र आ रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद हम आगे जाते तो हमें क्या नज़र आएगा, फॉलिकल्स। यहाँ पर क्या है, ये फॉलिकल। मतलब कि वैसे जो मेजर ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेजर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें है वल्वा है। वल्वा के बाद वेजाइना है, वेजाइना के बाद सर्विक्स है, यूट्राइन बॉडी है, यूट्राइन हॉर्न है, ओवरी है, ओवरी है, ओविडक्ट है।
तो ये मेजर ऑर्गन है। और उसके बाद ये जो लिगामेंट हैं जो यूट्राइन हॉर्न और ओवरी और ओविडक्ट को जो होल्ड किए हुए इस लिगामेंट को हम क्या कहते हैं, ब्रॉड लिगामेंट। तो ब्रॉड लिगामेंट गाँव में क्या है, मैं आगे जाकर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बात की ब्रॉडर लिगामेंट, तो ब्रॉडर लिगामेंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही हम ब्रॉडर लिगामेंट आएगा ओवरी की साइड पर, और तो ओवरी और ओविडक्ट की साइड पर, तो यहाँ क्या है, ब्रॉडर लिगामेंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा यूट्राइन हॉर्न। यहाँ मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये क्या है, ये यूट्राइन हॉर्न है। ये यूट्राइन हॉर्न है। यूट्राइन हॉर्न के होते हुए यहाँ जो अभी ये स्टार्ट हो रही है, ये क्या है, ये फेलोपियन ट्यूब कह सकते हैं, या इसको ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट के फिर 3 पोर्शन होते हैं। एक होता है एम्प्यूला होती है, उसके साथ होता है इन्फेंडिब्यूलम होती है, इन्फेंडिबुलम। ये जो क्या हो गए, ये पार्ट हो गए इसके ओविडक्ट के। तो आपसे हमने यहाँ पर लिगामेंट के बारे में पढ़ना है, जो ब्रॉडर लिगामेंट डिवाइड हुआ है। तो ब्रॉडर लिगामेंट सबसे पहले जो डिवाइड होगा वो 3 पोर्शन में डिवाइड होगा। यहाँ पर जो ये आपको यूट्राइन हॉर्न की साइड पर जो लिगामेंट नज़र आएगा, ये जो लिगामेंट नज़र आ रहा है इसको क्या कहेंगे, मेसोमेट्रियम लिगामेंट कहेंगे। और मेसोमेट्रियम लिगामेंट कहेंगे तो इसके साथ दूसरा जो आपको पोर्शन यहाँ नज़र आएगा, यहाँ पर ये जो ओवरी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ क्लियर नहीं है, यहाँ पर ओवरी होगी। ये जो ओवरी नज़र आ रही है, यहाँ पर जो लिगामेंट होगा उसको क्या कहेंगे, मेसो ओवेरियम लिगामेंट कहेंगे। और तीसरा जो लिगामेंट जो होगा, जो फिलिपियन ट्यूब्यूल या यूट्राइन ट्यूब्यूल के साथ होगा, तो उस लिगामेंट को हम क्या कहेंगे, मेसोस्प्लेनिक्स लिगामेंट कहेंगे। तो यहाँ पर जो ओवरी से एग रिलीज होगा इन्फेंडिबुलम में आएगा, इन्फेंडिबुलम से होता हुआ वो कहाँ जाएगा, एम्प्यूलम में। और एम्प्यूलम में या इस क्या होगी, इसकी एम्प्यूलम में यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी। तो उम्मीद है आज आपको हमारी वीडियो जो है देख कर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।